आइए हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक अपक्रिया। तो सबसे पहले अपक्रिया पढ़ेंगे योगात्मक अपक्रिया। योगात्मक अपक्रिया, इसको हम लोग योगात्मक अपक्रिया को एक नाम और से जानते हैं, इसका नाम है संकलन अपक्रिया। संकलन अपक्रिया, इसी को और एक नाम बोलते हैं, इसी को बोलते हैं संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया नाम से पता चला योगात्मक। योगात्मक मतलब होता है जोड़ना। जैसे हम बताए थे अभी तुम लोगों से कि यदि कोई अभिकारक है, मान लो कोई ए बी अभिकारक है और इधर जाके कोई उत्पाद बना दे रहा है, ध्यान रहे अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद बनाए, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर यदि एक उत्पाद बनाता है, इसको बोलते हैं, इधर वाले को बोलते हैं अभिकारक, इधर वाले को बोलते हैं उत्पाद। यदि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, यदि मान लो अभिकारक की संख्या 3 हो जाए लेकिन उत्पाद तुम्हारा एक ही बने, तो उस अपक्रिया को हम लोग बोलते हैं योगात्मक अपक्रिया। इसकी परिभाषा हम लोग कैसे बोलेंगे? बोलेंगे जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाए, अर्थात एक उत्पाद बनाए, उस अपक्रिया को हम लोग बोलते हैं योगात्मक अपक्रिया या संकलन अपक्रिया या फिर संयोजन अपक्रिया। इसको एक तरीके से और भी क्या बोल सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक यौगिक मिलकर एक यौगिक का निर्माण करता है, तो उस अपक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? योगात्मक अपक्रिया। चलो इसका उदाहरण देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम लोगों का है कैल्शियम ऑक्साइड है, जब इसकी क्रिया हम लोग करा देंगे जल के साथ तो हमारा बन जाता है बुझा चूना, CaOH का होल ट्वाइस। इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड या इसको बोल सकते हैं अनबुझा चूना। अनबुझा चूना, इसको बोल सकते हैं बुझा चूना। इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड या फिर इसको बोल सकते हैं अनबुझा चूना। इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोल सकते हैं बुझा चूना। तो ये हमारा एक प्रकार से योगात्मक अपक्रिया का एग्जाम्पल है। और दूसरा देखते हैं, जैसे हमारा है नाइट्रोजन और इसकी क्रिया कराते रहे हाइड्रोजन के साथ, तो ये बन जाता है हमारा NH3। NH3 को बोलते हैं अमोनिया। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या 2 है, इधर नाइट्रोजन हमारा 1 है, इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इधर हाइड्रोजन हमारा 3 है। तो ये अपक्रिया भी संतुलित नहीं हुई, अर्थात ये समीकरण संतुलित नहीं हुआ है। तो जब तक ये संतुलित ना होता, इसको बताए थे, इसको क्या बोलते हैं? असंतुलित अपक्रिया या फिर कंकाली समीकरण बोलते हैं। तो इसको आइए हम लोग पहले बैलेंस करते हैं। इधर देखते हैं नाइट्रोजन की संख्या इधर 2 है, इधर नाइट्रोजन 1 है, 2 से गुणा करा देते हैं। नाइट्रोजन की संख्या 2 हो गई, लेकिन हाइड्रोजन हमारा 2, इधर 3 दूनी 6 हो गया, तो यहाँ 3 से गुणा करा दो। अब ये हमारे जो समीकरण है ये संतुलित हो चुका है। जब अपक्रिया संतुलित हो जाती है तो उसी संतुलित अपक्रिया को रासायनिक संतुलित समीकरण भी कहते हैं। तो ये था हमारा योगात्मक अपक्रिया या संकलन अपक्रिया या फिर योगात्मक संयोजन अपक्रिया। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है उसे क्या बोलते हैं? योगात्मक अपक्रिया। या फिर बोल सकते हैं जब दो या दो से अधिक यौगिक मिलकर एक यौगिक का निर्माण करता है उसे कौन सा क्रिया बोलते हैं? संकलन क्रिया। इसमें ध्यान रहे कि अभिकारक की संख्या कम से कम 2 से अधिक होना चाहिए, 2 कम से कम होना चाहिए, उससे भी ज्यादा हो जाए, लेकिन उत्पाद की संख्या केवल एक ही बने, उसी को बोलते हैं योगात्मक अपक्रिया। ये पेपर में बहुत आता है एग्जाम्पल के रूप में। चलो अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्रिया समझ में आया जी तुम लोगों को? अगला देखते हैं, दूसरा नंबर अगला है वियोजन अपक्रिया। वियोजन या इसी को बोलते हैं अपघटन अपक्रिया। ठीक, देखो नाम से पता चला वियोजन या अपघटन। वियोजन मतलब होता है टूट जाना, अपघटन मतलब टूट जाना। तो यहाँ पर अब की बार अभिकारक तुम्हारा रहेगा एक ही, लेकिन उत्पाद जो तुम्हारा बनेगा कम से कम 1 से या 2 बन जाए, कम से कम 2 बने। अभिकारक की संख्या कितनी रहेगी? 1, ठीक है। उत्पाद कम से कम कितना बने? कम से कम 2 उत्पाद बने। समझ में आया कि नहीं आया? तब लोग क्या बोलेंगे? इसे मान लो ये लिख देते हैं ABC, इधर जाके बन जाए तुम्हारा A अलग हो जाए, B अलग हो जाए, या C अलग हो जाए, या ऐसे भी लिख सकते हैं ABC रहे, इधर बन जाए तुम्हारा AB और बन जाए C। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? जब एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट जाता है उस अपक्रिया को बोलते हैं वियोजन अथवा अपघटन
अपक्रिया। या फिर किस तरीके से बोल सकते हैं यदि यौगिक के रूप में बोले, क्योंकि जो हमारा अभिकारक होता है एक प्रकार का यौगिक होता है। जब एक यौगिक जब एक यौगिक दो या दो से अधिक यौगिकों में टूट जाता है उस अपक्रिया को वियोजन अपक्रिया बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ये वियोजन अपक्रिया 3 प्रकार का होता है। पहला हम लोग देखते हैं, पहले अपक्रिया का नाम है उष्मीय या उष्मा अपघटन। उष्मीय अपघटन या फिर कौन सा अपघटन? उष्मा अपघटन। दूसरा है हम लोग देखते हैं विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन। तीसरा क्या है? तीसरा हम लोगों का प्रकाश अपघटन। कौन सा अपघटन? प्रकाश अपघटन। देखो जैसे जो इन तीनों का उदाहरण रहेगा वही इसका भी उदाहरण रहेगा। जैसे देखो उष्मीय अपघटन में देखते हैं, उष्मीय अपघटन का मतलब होता है यदि कोई अपक्रिया रहे, जो अभिकारक रहे उसको अगर गर्म किया जाए और यदि दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है उसी को उष्मीय अपघटन कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल बताते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारा होगा CaCO3। इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, यदि इसको हम गर्म करेंगे या उष्मा देंगे तो ये टूट जाएगा हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और निकल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये हमारा निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रहे यहाँ पर हम इसको गर्म किए इसलिए किसके एग्जाम्पल में आ जाएगा? उष्मीय अपघटन के रूप में। और दूसरा विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन का एग्जाम्पल देखो क्या हो जाएगा। दूसरा है विद्युत अपघटन। जैसे हमारा जल है, जल में यदि हम विद्युत प्रवाहित करेंगे, विद्युत का मतलब इलेक्ट्रिक, तो ये टूट जाता है H2 मतलब हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। चलो इसको बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन की संख्या इधर कितनी है? 2। उधर कितना है? 2। हाइड्रोजन तो बैलेंस है ना। ऑक्सीजन की संख्या इधर कितनी है? 1। उधर कितना है? 2। चलो इधर तो मान लो इधर हम 2 से गुणा करा देते हैं। अब तो हमारा हाइड्रोजन की संख्या 4 होगी, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 से यहाँ से क्या करा दें? गुणा। तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं? वियोजन अपघटन अर्थात वियोजन ये अपघटन अपक्रिया के हैं। और ये वाला देखेंगे तो उष्मीय अपघटन का है, और ये वाला देखेंगे तो किसका है? ये वाला देखेंगे तो हमारा किसके? विद्युत अपघटन का। अगला है प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन का मतलब तो सूर्य के प्रकाश में, जहां सूर्य का प्रकाश रहे, यदि कोई अभिकारक टूटकर उत्पाद बना दे, 2 ठीक, कम से कम 2, तो कौन सा अपघटन कहलाएगा? प्रकाश अपघटन। जैसे हम लिख लेते हैं H2O2, ये हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। समझ में आ गया? ये सूर्य के प्रकाश लेकर है, सूर्य के प्रकाश में है। किसके प्रकाश में है? सूर्य के प्रकाश में। ये टूट जाता है H2O, जल में टूट जाता है, और किस में टूट जाता है? ऑक्सीजन में। समझ में आ गया? ये देखो रिएक्शन बैलेंस है, रिएक्शन बैलेंस है। अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं। रिएक्शन बैलेंस है नहीं ना, क्योंकि हाइड्रोजन इधर कितना है? 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या इधर कितनी है? 2। इधर ऑक्सीजन कितना है? 3 हो गया। तो इसको पहले हम यहाँ 2 से क्या करा दें? गुणा, है कि नहीं है? अब देखते इधर कितना हो गया हमारा? 2 दूनी 4 हो गया ना, 2 से यहाँ गुणा करा दो। अब 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन देखो इधर कितना हो गया? 2। 2 दूनी 4, सही है ना? तो ये हमारा था कौन सा अपघटन? अर्थात प्रकाश अपघटन। कौन सा अपघटन? प्रकाश। प्रकाश मतलब सूर्य का प्रकाश रहे, चाहे जो प्रकाश रहे, प्रकाश होना चाहिए। और दूसरा क्या था बताया? विद्युत अपघटन। विद्युत मतलब होता है वहां पर इलेक्ट्रिक। जैसे अब विद्युत रहे, अगर कोई अभिकारक, कोई सिंगल अभिकारक रहे, मतलब एक अभिकारक रहे, यदि 2 टीम उत्पाद में टूट जाता है उसको क्या बोलेंगे? विद्युत अपघटन। यहाँ पर हम लोग देखे थे यदि किसी भी अभिकारक को गर्म करने के बाद 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट जाए, उसको कौन सा अपघटन बोलते हैं? उष्मीय अपघटन। हम बोल सकते हैं कि वियोजन अपघटन या अपघटन मुख्य रूप से 3 प्रकार से होते हैं। कौन कौन सा? उष्मीय अपघटन, विद्युत अपघटन और कौन सा अपघटन? प्रकाश अपघटन। समझ में आ नहीं आया? तो अगर तुम लोग इसके अंदर भी बता के, अगर मान लो पेपर में 2 नंबर का आ गया, ठीक है, अगर 2 नंबर हमको लेना है पूरा, तो इन तीनों के बीच में थोड़ा बता देंगे। समझ में आ नहीं आया? पहले इसकी परिभाषा दे देंगे। क्या बोलेंगे कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाता है तो क्या उसको अपक्रिया क्या बोलते हैं? वियोजन अपघटन। या फिर कौन सा अपघटन? अपघटन अपक्रिया। समझ आएंगे आप? कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। उष्मीय अपघटन, विद्युत अपघटन, प्रकाश अपघटन। तीनों का एक एक क्या लिख देना? उदाहरण लिख देना। ठीक है। यदि गर्म करने पर कोई अपक्रिया अर्थात कोई अभिकारक टूटता है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक में टूटता है, उत्पाद में टूटता है, तो उसे उष्मीय अपघटन। यदि कोई अभिकारक गर्म करने पर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूटता है, तो है कि नहीं है, तो उसमें उष्मीय कहलाएगा। अगर विद्युत में क्या होता है? यदि विद्युत के द्वारा कोई अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूटता है तो क्या बोलेंगे? विद्युत अपघटन। प्रकाश क्या है? प्रकाश में ऐसा रहेगा, जब एक अभिकारक को, है कि नहीं, सूर्य के प्रकाश से या किस, है ना, प्रकाश की सहायता से 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूटा जाता है तो क्या कहलाता है? प्रकाश अपघटन। समझ में आ गया? चलो अगला देखते हैं हम लोग।
अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्रिया तीसरा नंबर, विस्थापन क्रिया। कौन सा क्रिया? विस्थापन क्रिया, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन। कौन सा स्थापन? प्रतिस्थापन। ठीक है, अभिक्रिया। ठीक, इसमें देखो क्या रहेगा ना, इसमें जो हमारे अभिकारक में, जैसे मान लो कोई अभिकारक ए है, यहाँ है तुम्हारा ए बी, ए हो गया, इसके साथ क्या मिल गया? बी सी। तो कितने अभिकारक है? 2 अभिकारक है। इसकी परिभाषा कैसे बोलोगे? जैसे देखो, पहले हम रिएक्शन लिख देते हैं, मान लो समझाने के लिए, यहाँ लिख देते हैं तुम्हारा ए सी, लेकिन इसके साथ बी क्या कर दें? बाहर निकाल दें। ठीक है, हम इसकी परिभाषा कैसे बोलेंगे? जब किसी अपक्रिया में, जब किसी अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, भाग लेने वाले अभिकारक से जुड़े परमाणु या अणु, से जुड़े परमाणु या अणु किसी दूसरे यौगिक के अणु या परमाणु से प्रतिस्थापित कर दिए जाए, तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन क्रिया। कौन सा क्रिया? यहाँ हम देख रहे हैं कि अभिकारक तुम्हारा एक, या अभिकारक या कोई तत्व ए है, यहाँ हमारा कोई यौगिक बीसी है, तो यहां से देख रहे हैं कि बी के स्थान को ए ने क्या कर दिया? प्रतिस्थापित कर दिया ना, और बी का स्थान ए ले लिया। इस क्रिया कौन सा क्रिया बोलेंगे? प्रतिस्थापन क्रिया। कौन सा क्रिया? जैसे हम रिएक्शन लिखते हैं, देखो ध्यान से, जैसे हम लिख देते हैं ZnFeSO4। समझ में आया नहीं आया? Zn हमारा है जिंक, और ये FeSO4 क्या है? इसको इसका आयरन सल्फेट बोल सकते हैं ना, आयरन सल्फेट। समझ में आया नहीं आया? तो हम लोगों का बनाया गया है सक्रियता श्रेणी, उसमें देखा गया किस तत्व को कौन सा ऊपर रखा गया, किस तत्व को नीचे। जो ऊपर वाले तत्व रहते हैं वो अपने नीचे वाले तत्व को क्या कर देते हैं? आसानी के साथ प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो Zn जो सक्रियता श्रेणी बनाई गई है, ये Fe से क्या स्थित है? ऊपर स्थित है। तो Zn क्या कर देगा? Fe को प्रतिस्थापित कर देगा ना, तो हो जाएगा ZnSO4, और यहाँ से Fe क्या हो जाएगा? Fe बाहर निकल जाएगा। समझ में आ गया? यहाँ क्या बन गया हमारा? जिंक सल्फेट। समझ में आया नहीं आया? तो ये हमारी कौन सा क्रिया है? विस्थापन क्रिया। समझ में आया नहीं आया? इसी का एक दूसरा रूप है, हम देखते हैं क्रिया, उसका नाम है द्विविस्थापन क्रिया। कौन सा क्रिया? द्विविस्थापन अभिक्रिया। समझ में आया नहीं आया? द्विविस्थापन क्रिया में क्या रहेगा? जैसे यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर हम लोग ये देखें कि यहाँ पर एक हमारा कोई तत्व या एक परमाणु था ना, किसी एक का स्थान लिया है। द्विविस्थापन क्रिया में क्या रहेगा? जैसे हम लिखते हैं, जैसे देखो यहाँ लिख देंगे ए बी, और यहाँ लिख देते हैं बी सी, सॉरी बी सी ना लिखें, यहाँ पर सी डी लिख देते हैं। तो देखेंगे ना, तो यहाँ एक साथ मिल जाएगा तुम्हारा, एक साथ मिल जाएगा मान लो डी, फिर बी के साथ कौन मिल जाएगा? सी। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं ए केवल सी के स्थान पर नहीं गया, सी भी किसके स्थान पर आया है? ए के स्थान पर है ना, तो दो लोगों का विस्थापन हुआ है कि नहीं हुआ है? इस अक्रिया कौन सा अक्रिया बोलते हैं? द्विविस्थापन। अब जैसे मेन हमारा एग्जाम्पल जो था, एग्जाम्पल ऐसे देखो, जैसे हम लिखते हैं यहाँ NaOH, इसका नाम क्या है? सोडियम, हाँ सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। एक प्रकार का क्या है? इसको एक प्रकार का हम बोल सकते हैं क्षार है ना, ये है कि नहीं है? और लिख लेते हैं HCl, ये एक प्रकार, इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलो, या है कि नहीं? एक प्रकार का क्या है? ये अम्ल है। ये क्षार, ये क्या है? अम्ल है ना। जब अम्ल और क्षार की क्रिया कराएंगे तो देखो यहाँ से, यहाँ का हमारा भैया O के साथ मिल जाएगा H, O के साथ क्या मिल जाएगा? OH के साथ H ना, तो हमारे यहाँ बन जाएगा NaCl, क्या बन जाएगा? NaCl, और यहाँ से क्या निकल जाएगा? H2O। हमारा बन गया, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है? सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है? सोडियम क्लोराइड। इस एक प्रकार के लवण अर्थात साल्ट, हम लोगों के जो घर में भोजन बनता है उसमें जो नमक यूज किया जाता है, सामान्य नमक। समझ नहीं आया? इसको हम सामान्य नमक बोल सकते हैं। और ये इधर बन गया हमारा क्या? जल। तो यहां देख रहे हैं कि OH के स्थान पे कौन आ गया भैया? OH के स्थान देख रहे हैं Cl आ गया ना यहाँ से, और H के स्थान पे कौन आ गया? OH, हमारा निकल गया H2O। तो इस प्रकार से ये द्विविस्थापन अपक्रिया का एग्जाम्पल है। समझ में नहीं आया? लेकिन ध्यान रहे, इस अपक्रिया को हम लोग, ये जो हमारा जब ये क्षार और अम्ल क्रिया करता है तो लवण बनता, और जब जल बाहर निकला तो इस अपक्रिया को हम लोग बोल सकते हैं कौन सा अपक्रिया? उदासीनीकरण। तो पेपर में ये भी ध्यान लेना, इस अपक्रिया को कौन सा अपक्रिया बोल सकते हैं? उदासीनीकरण। पेपर में बहुत पूछता है उदासीनीकरण। समझ में नहीं आया? जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं, लवण बनता है और जल बाहर निकले, ध्यान देना, लवण बनने के बाद अगर जल बाहर निकल रहा है तो उस अपक्रिया को क्या बोलते हैं?
उदासीनीकरण। समझ में आ गया नहीं आया? चलो आगे देखते हैं। कोई दिक्कत है तो बता दो। अभी नहीं है ना? अब तुम लोगों को शांत मार के पढ़ाना, ना समझ आए फिर से पूछना। समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे देखते हैं हम लोग। अगला हम लोग देखते हैं जो दिया हम लोगों में ऊष्माक्षेपी क्रिया। कौन सा क्रिया? एक है, 4 हो गया ना, 5वां नंबर था ऊष्माक्षेपी क्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब अगला नंबर है उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया। दिमाग नहीं आया? देखो, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के फलस्वरूप, वे अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा निकले, अर्थात उष्मा मुक्त करता है, वो क्या कहलाएगा? ऊष्माक्षेपी। समझ में नहीं आया? वह अभिक्रिया जो अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या निकाले? उष्मा, उसको क्या बोलेंगे हम? ऊष्माक्षेपी। और उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होता है? वह अभिक्रिया जो अभिक्रिया करते समय उष्मा को ग्रहण करता है। समझ में नहीं आया? ये इसका काम अभिक्रिया करते समय उष्मा को लेना, इसका काम अभिक्रिया करते समय उष्मा को निकालना। समझ में नहीं आया? इसे देखते हैं हम लोग। जैसे हम लोगों का एक रिएक्शन है CH4, इसका नाम है मेथेन। इसको क्या बोलते हैं? मेथेन। समझ में नहीं आया? इसकी हम क्रिया करा देते हैं ऑक्सीजन के साथ। इसको हम लोग दहन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। कौन सा क्रिया? दहन। दहन का मतलब होता है जलना। दहन का मतलब जलना। और कोई चीज कब जलता है? जब वहां पर क्या रहे? ऑक्सीजन। और अगर कोई चीज जल रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन हो रहा है, तो क्या कौन कौन सा गैस, क्या क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या बनता है? जल। और इसमें कुछ निकलती है क्या? उष्मा। अगर जल रहा है तो उष्मा तो निकलेगी ही। समझ में नहीं आया? तो उष्मा निकलेगी, अर्थात ये कौन सा क्रिया? ऊष्माक्षेपी क्रिया। तो इसको देखते हैं क्या ये बैलेंस है कि नहीं। कार्बन की संख्या इधर 1 है, कार्बन इधर 1 है। समझ में नहीं आया? हाइड्रोजन इधर कितना है? 4 है। हाइड्रोजन इधर कितना? 2। तो 2 से गुणा करा दें, 2 दूनी 4 हो गया। चलो ऑक्सीजन चेक करते कितना। ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 2, और यहां से 2 से गुणा होकर कितना हो गया? 4। मिलाकर 4 हो गया। 2 इधर 4 हो गया। तो यहां 2 से क्या करा दे हम? गुणा। तो अर्थात हम बोल सकते हैं कि दहन एक प्रकार की कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी। क्योंकि इसमें ऊष्मा क्या होती है? मुक्त होती है। मुक्त का मतलब होता है निकलती है। मुक्त का मतलब क्या होती है? निकलती है। समझ में आया कि नहीं आया? और देख लेते उष्मा शोषी अभिक्रिया। अब कहीं पर भी अगर मान लो तुमसे, तुम्हारे विकल्प में अगर मान लो आ गया कि इसमें से पहचानो कौन ऊष्माक्षेपी है, कौन ऊष्माशोषी है, अगर देख लेना वहां से उष्मा निकला है, समझ में नहीं आया? कुछ मान करके दे दे तो तुरंत समझ जाना कौन सा क्रिया? ऊष्माक्षेपी। अगर मान लो अभिक्रिया में उष्मा ली है, समझ में नहीं आया, तो उसको क्या बोल देंगे? ऊष्माशोषी। ठीक है, चलो ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम लिखते हैं यहां पर H2 है प्लस I2। ठीक है, तो यहां बन जाता हमारा HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। इसको बैलेंस करते हैं। इधर हाइड्रोजन संख्या 2 है, इधर 1 है, तो 2 से गुणा करा दें। अब देखो हमारा आई भी बैलेंस हो गया ना, आयोडाइड भी बैलेंस हो गया कि नहीं? इसका नाम था हाइड्रोजन, इसका नाम था आयोडीन था ना, ये हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इसमें भैया उष्मा मुक्त होती, मतलब उष्मा लिया जाता है इसमें। हम यही लिख सकते हैं उष्मा, नहीं तो यहां माइनस करके लिख सकते हैं उष्मा। माइनस का मतलब ये होता है कि यहां से, इसमें से है कि नहीं है, मतलब माइनस का मतलब ये होता है कि ये उष्मा लिया हुआ है। जैसे यहां पर हम लिखे थे प्लस, प्लस का मतलब इसमें उष्मा निकली साथ साथ। माइनस का मतलब ये होता है ये उष्मा यहां लिख सकते, मतलब लिया, अर्थात यहां भी इसको लिख सकते हैं H2 प्लस I2 प्लस इसके साथ क्या लिख सकते हैं? उष्मा। यहां भी उष्मा लिख सकते हैं, और यहां बना सकते हैं कि 2HI। समझ में आएंगे नहीं यार? तो ये हमारा कौन सा अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी। और ये कौन सा है? ऊष्माक्षेपी। परिभाषा क्या हो जाएगा? वह वे अभिक्रिया है जो अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा को निकालती हैं। समझ में आ गया? तो उसे ऊष्माक्षेपी। और वह क्रिया जो उष्मा क्रिया के फलस्वरूप उष्मा को अवशोषित करती हैं, अर्थात उष्मा लेती हैं, उसे कौन सा क्रिया बोलते हैं? ऊष्माशोषी क्रिया। समझ में आ गया? कोई दिक्कत हो तो बता दो। ठीक, चलो अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्रिया है, अगला कौन सा क्रिया है? अगला कौन सा पढ़ना है हम लोगों को? हाँ जी, अगला क्या है? ऑक्सीकरण अपचयन, है कि नहीं? ये तो है ऑक्सीकरण क्या? अपचयन। चलो देखते हैं, ध्यान से देखना।
पहले हम थोड़ा समझा देते हैं ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण अपक्रिया, ठीक है, कौन सी क्रिया? ऑक्सीकरण क्रिया। और एक कौन सा है? अपचयन क्रिया, ठीक है। अपचयन अपक्रिया, ठीक है। अगर किसी की दिक्कत होगा तो बता देना। ध्यान से देखना, जहां ऑक्सीकरण अपक्रिया होगा, पहला कंडीशन ये है, अगर जहां ऑक्सीकरण अपक्रिया होगा तो वहां ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया होगा। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। पहला कंडीशन ये है। अगर दोनों में अंतर भी पूछ सकता है, ये नहीं कि अपक्रिया पूछ लिया, अंतर भी पूछ सकता है। जहां ऑक्सीकरण अपक्रिया होगा वहां पर क्या हो सकता है? किससे अपक्रिया होगा? ऑक्सीजन के साथ। और जहां अपचयन अपक्रिया होगा वहां पर किसके साथ अपक्रिया होता है? हाइड्रोजन। मान के चलो हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया होगा। किसके साथ अपक्रिया होगा? हाइड्रोजन के साथ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मान लो किसी अपक्रिया में ऑक्सीजन की बढ़ोतरी ना हो, अगर जहां ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया होगी तो वहां ऑक्सीजन बढ़ेगा ना, और जहां हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया होगी वहां हाइड्रोजन बढ़ेगा। अगर मान लो ये दोनों कंडीशन ना हो तो ध्यान देना, अगर जहां पर हाइड्रोजन की कमी हुई होगी, हाइड्रोजन की क्या कमी, अगर हाइड्रोजन की कमी हो गई तब भी समझ लेना कि वो ऑक्सीकरण अपक्रिया है। समझ में आ गया? और यहां किसकी कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन की कमी। किसकी कमी? अगर किसी में ऑक्सीजन की कमी हुई है तो वहां समझ लेना अपचयन हुआ है। या तो हाइड्रोजन की वृद्धि हो या फिर ऑक्सीजन की क्या हो? कमी। और यहां पर बोल सकते हैं यदि ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो या तो फिर क्या हाइड्रोजन की कमी। एक कंडीशन और है, यदि इलेक्ट्रॉन की कमी हुई हो, इलेक्ट्रॉन की क्या कमी, तब भी समझ लेना वहां पर ऑक्सीकरण हुआ है। तभी क्या हुआ है? ऑक्सीकरण। यदि किसी अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन की कमी प्रतीत होती है, अर्थात कमी दिखाई दे, तो लोग तुरंत समझ जाएंगे कौन सा क्रिया है? ऑक्सीकरण। कौन सा क्रिया है? अगर जाहिर सी बात, अगर यहां इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी। अर्थात इसमें बोल सकते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, इलेक्ट्रॉन की क्या वृद्धि हुई हो, तो उसको क्या बोलेंगे? अपचयन क्रिया। कौन सा क्रिया? तुम लोग बोलो, शर्माओ ना, क्या शर्मा रहे हो? समझ में नहीं आ गया समझ में? अगर जहां पर ऑक्सीजन की वृद्धि हुई तो कौन सा क्रिया? ऑक्सीकरण। कौन सा क्रिया? और जहां पर हाइड्रोजन की वृद्धि हुई तो अपचयन। और जहां पर हाइड्रोजन की कमी, ऑक्सीकरण ये भी तो हो सकता है ना। और जहां पर हाइड्रोजन की कमी तो अपचयन। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी, तो अगर इलेक्ट्रॉन की कमी तो ऑक्सीकरण, अगर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि तो अपचयन, है कि नहीं है? चलो इसे हम अच्छी समझाते हैं। जैसे देखो हम लोग लिखा गया है सोडियम था। क्या था? सोडियम। हम लोग पता है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक नंबर कितना होता है? सोडियम का परमाणु क्रमांक 11। कितना होता है? 11। ये देखो इसके पास अभी पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन है भैया, लेकिन ये इधर आया ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन इधर निकल गया ना। ये तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन निकल गया ना। ये प्लस का मतलब होता है इसका एक इलेक्ट्रॉन घट गया, अर्थात यहाँ पर इसके पास अभी 11 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन यहाँ पर कितने बचे हैं? 10 इलेक्ट्रॉन निकला है ना। यदि इलेक्ट्रॉन निकल जाए, वही तो पता है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, यदि इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए तो कौन सा क्रिया कहलाएगा? ऑक्सीकरण। समझ में आ गया? तो ये किसका एग्जाम्पल है? ऑक्सीकरण का ना। यहाँ पर इसके पास अभी पूर्ण रूप से भैया इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जब उत्पाद की तरफ आया सोडियम तो इधर कितने हो गए? एक प्लस का मतलब होता निकाल दिया, ठीक ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए इसके पास? 10। कम हो गई कि नहीं? दिख रहा कि यहाँ इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, तो ये ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल है। इसे हम लोग यहाँ देखते हैं, इसमें अपचयन में जैसे यहाँ क्लोरीन लिखा है। क्या लिखा है? क्लोरीन। क्या लिखा है? क्लोरीन। मान लो यहाँ पर ध्यान देना, क्लोरीन लिखा है, ठीक है। अब क्लोरीन इधर आ जा रहा है, तुम्हारा ध्यान से देखना, क्लोरीन क्या इधर आ जा रहा है, तो इधर इसके पास हो जा रहा है Cl माइनस। क्या हो जा रहा है? Cl। तो क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? हम लोग बताएं, क्लोरीन के पास होता है 17 इलेक्ट्रॉन। कितना? 17 इलेक्ट्रॉन। माइनस का मतलब ये होता है कि इसके पास 17 के बजाय कितना हो गया? 18। एक माइनस का मतलब होता है इसके पास जुड़ गया, तो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई कि नहीं? तो हम लोग यहां लिख देंगे कि ना ये कि प्लस ये एक इलेक्ट्रॉन पा गया है। अभी तो इसके पास 17 थे ना, तो प्लस एक का मतलब अब इसके पास कितना हो गया? 18। तो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई कि नहीं? इधर आगे, इधर इसके पास यहाँ 17 था, एक जुड़ा, इधर हो गया कितना इलेक्ट्रॉन? 18। इधर इसके पास यहाँ 11 था, इधर हो गया कितना इलेक्ट्रॉन? यहाँ इसके पास बचा 10। इसके पास यहाँ 17 थी, यहाँ कितना हो गया? 18। तो वही तो हो गया ना हमारा कौन सा क्रिया? ऑक्सीकरण क्रिया। कौन सा क्रिया हो गया? अपचयन। कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये तो हमारा इसे दे सकता है कि नहीं है? नहीं तो अगर इस तरीके से ना दे तो ऑक्सीजन करके देगा। क्या करके देगा? ऑक्सीजन क्रिया कराएगा, जैसे बताएं, ठीक है। इसे देखो, इसे यहां देखते हैं, चलो यहीं लिख देते हैं। जैसे देखो यहां लिखा है, ये हमारा है कापर। ये क्या है? कापर।
ठीक, ये लिखा गया है कॉपर, इसकी क्रिया हम करा देते हैं ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? तो यहां देख रहे ऑक्सीजन के साथ आप क्रिया हो रही, तो कौन सा क्रिया कहलाएगी? ऑक्सीकरण। तो यहाँ के बन जाएगा CuO। देखो Cu पर होता है +2 चार्ज, कितना चार्ज होता है? +2, और O2 भी होता है +2 ना, -2। ये तो एक ही बनाएंगे ना परमाणु अपना। तो इधर देखो ऑक्सीजन की संख्या इधर कितनी है? 2, इधर ऑक्सीजन कितना? 1, 2 से गुणा हो गया। लेकिन कॉपर की संख्या कितनी होगी? 2, इधर कॉपर कितना था? 1, तो 2 से इधर गुणा हो गया। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा बताओ? किसका एग्जाम्पल हो गया? ऑक्सीकरण का, क्योंकि किससे क्रिया हुई है? ऑक्सीजन से। समझ में आएंगे? ये बन गया हमारा कॉपर ऑक्साइड। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो इन दोनों, अब यदि कोई ऐसा क्रिया है ना, 5 हो गया था, 6 हो गया था, हम लोग को कितना एग्जाम्पल हो चुका, कितना पढ़ा चुके थे रिएक्शन? 6, ये 7वां था, तब ये कितना नंबर है? 8 है। समझ में आएंगे? आगे देखते हैं। यदि कोई ऐसा रासायनिक क्रिया आ जाए जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो जाए एक साथ, तो सब क्रिया कौन सा क्रिया बोलते हैं? रेडॉक्स क्रिया। समझ में आएंगे? रेडॉक्स क्रिया बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें सब क्रिया अगर पहुंचता है रेडॉक्स ना, तो उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों आ जाता है। समझ में आएंगे? चलो लिखते हैं रेडॉक्स क्रिया। 9वां नंबर कौन सा क्रिया? रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया, ठीक है। इसमें क्या बोलोगे? इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होते हैं, उसे क्या रेडॉक्स अपक्रिया कहेंगे। समझ में आ गया? जिसमें क्या हो? ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो जाए। हमको इसमें पहचानना रहता है कहाँ ऑक्सीकरण और कहाँ अपचयन हो रहा है। समझ में आ गया? चलो इसे लिखते हैं एग्जाम्पल। परिभाषा एक बार बताओ तुम लोग। वह क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होता है, कौन सा क्रिया कहलाएगा? रेडॉक्स क्रिया। जैसे एग्जाम्पल लिखे हम, जैसे चलो ZnO प्लस यहाँ लिखते H2, ठीक है। वह क्रिया जिसमें क्या क्या इसे, अर्थात इसको बोल सकते हैं इसमें क्या होता है? अपचयन और क्या हो जाए साथ साथ? ऑक्सीकरण। समझ में आएंगे? वह अपक्रिया जिसमें अपचयन तथा ऑक्सीकरण दोनों एक साथ होता है। समझ में आएंगे? कौन सा क्रिया कहलाएगा? रेडॉक्स। चलो देखते हैं। देखो यहाँ का जो O है ना, देखो ध्यान से, यहाँ बन जाएगा हमारा Zn और यहाँ से हमारा O आ जाएगा H2O बन जाएगा, जल बन जाएगा। समझ में आएगी? यहाँ अब इनको पहचानना किसका अपचयन हुआ किसका ऑक्सीकरण हुआ, पहले देखते हैं, दिमाग लगाते हैं। अच्छा इसमें तो हमको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों दिख रहा है ना, इससे आसानी से समझ जाएंगे। तो चलो देखते हैं। ये देखो यहाँ पर इसके पास क्या था? ZnO, जिंक ऑक्साइड था ना, तो इसके पास ऑक्सीजन था। तो यहाँ से देख रहे हैं ऑक्सीजन के पास था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद ऑक्सीजन की कमी हो गई। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जब किसी कमी हो जाती है, तो क्या बताए थे? अपचयन। क्या बताए थे? जब ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तो किसकी कमी हो जाए, तो इसका हो गया अपचयन। क्या हो गया? अपचयन। और यहाँ इसके पास देखो, इसके पास ऑक्सीजन था नहीं था ना, लेकिन ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई कि नहीं, इसको हम क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीकरण। इसी तरीके से हमको पहचानना है, इस तरीके से हमको क्या करना है? पहचानना है। समझ में नहीं आया? जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पर, देखो ध्यान से, यहाँ लिख दिए Na है, सोडियम है, ठीक है, और यहाँ था हमारा Cl, ठीक है, और यहाँ के बन गया NaCl। लेकिन ध्यान रही, माइनस में किसमें है? प्लस में। समझ में नहीं आया? तो हम लोग क्या दिमाग लगाएंगे कि देखेंगे यहाँ पर, देखो सोडियम के पास देख रहे हैं, सोडियम के पास पहले पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन था, इसका 11 इलेक्ट्रॉन था ना। अब यहाँ पर आने के बाद कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा? 10। इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी। तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। और क्लोरीन के पास यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन, इसके पास यहाँ पर वर्तमान समय 17 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ जब ये आ गया ना -7, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 18। तो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई ना, जब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई तो उसे क्या बोलते हैं? अपचयन। अगर समझ में ना आए तो बताओ, फिर से बताएं। रेडॉक्स अपक्रिया क्या है? जहां पर अपचयन तथा ऑक्सीकरण दोनों होता है, उसे कौन सा क्रिया बोलते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया। तो जैसे देखो यहाँ पर ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन इधर आया, ऑक्सीजन की कमी हो गई जिंक के पास। तो जब ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो क्या बोलते हैं उसे? अपचयन। बस हमको एक चीज पकड़ना है, या तो अगर हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाए या ऑक्सीजन की कमी हो जाए या इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाए, तो तुरंत पकड़ लेंगे क्या है? अपचयन। अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए, हाइड्रोजन की कमी हो जाए, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, तुरंत पकड़ेंगे ऑक्सीकरण। तो यहाँ देख रहे हैं इसके पास तो कोई, हाइड्रोजन के पास यहाँ कोई ऑक्सीजन नहीं था, और यहाँ आगे इसके पास इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीजन हो गया ना, तो कौन सा क्रिया कहला दिया? ये ऑक्सीकरण।
तो ऑक्सीकरण अपचयन दोनों के साथ हो रहा है क्या क्रिया में ना, तो इस क्रिया का नाम क्या बोल देंगे, रेडॉक्स क्रिया। यहाँ देख रहे हैं इसमें इसमें हमारे कंडीशन जो पहला बताए थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला कोई भी लागू नहीं हो रहा। इसमें ना तो कहीं ऑक्सीजन दिख रहा ना तो हाइड्रोजन, तब तो समस्या है ना। तब हम लोग कौन सा फॉलो करेंगे, मतलब नियम फॉलो करेंगे, इलेक्ट्रॉन वाला, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि और कमी ना। तो यहाँ देख रहे हैं सोडियम के पास यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक नंबर 11 है। इधर गया Na+ हो गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, कमी हुई है ना। और इधर तो निकला गया, हमारा इलेक्ट्रॉन इधर निकला है, उससे कोई मतलब नहीं क्योंकि हमको सिर्फ रिएक्शन देखना है। तो इधर कमी हो गई प्लस में, तो कमी हुई तो जाहिर सी बात है ऑक्सीकरण हुआ। और यहाँ इसके पास Cl था, माइनस माइनस का मतलब तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन जब बढ़ गया तो उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, मतलब क्या हो गया, अपचयन। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो कौन कौन सा क्रिया बच रहा हम लोगों का। एक क्रिया श्वसन, क्या है, चलो श्वसन देखते हैं। नौ क्रिया हो गया ना, 9 रिएक्शन पढ़ चुके हैं। कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है ना, क्यों जी, 10 वाले बताओ। चलो 10वां नंबर हम लोग देखते हैं श्वसन। क्या देखते हैं, श्वसन। श्वसन मतलब वही जो सांस लेते हैं ना। जब हम लोग सांस लेते हैं, देखो हम लोग पहली बात ग्लूकोज लेते हैं, क्या लेते हैं, कोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O, इसका नाम है ग्लूकोज। क्या नाम है, ग्लूकोज, ठीक है भैया। और कौन सा गैस ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन। कौन सा गैस, यहाँ लिख लो, श्वसन मन के लिख लो, ठीक है, श्वसन क्रिया है। तो हम लोग ग्लूकोज लेते हैं, कौन सा गैस ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन। और कौन सा गैस निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या निकालते हैं, जल। जल का मतलब H2O। चलो और श्वसन क्रिया को बैलेंस करते हैं। परिभाषा कैसे बोलोगे, जब हम, है कि नहीं है, जब हम ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं तो कौन कौन सा गैस क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। और क्या निकालते हैं, जल बाहर निकालते हैं। इसी क्रिया क्या बोलते हैं, श्वसन। चलो आओ देखते हैं क्या बैलेंस है। इधर कार्बन संख्या कितनी है, 6। इधर कार्बन संख्या कितनी है, 1। तो 6 से गुणा करा दें। हाँ देखो, अगर रिएक्शन बैलेंस करना रहे ना, जो चीज एक बार कहीं लिखा रहे, पहले सबसे पहले उसी को बैलेंस करो। जैसे देखो यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ना, तो ऑक्सीजन को सबसे बाद में बैलेंस करना। कार्बन देखते इधर कार्बन यहाँ एक की जगह आया, कार्बन भी इधर एक की जगह आया, तो सबसे पहले कार्बन को बैलेंस कर दो। या फिर हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन एक के बार आया, यहाँ भी हाइड्रोजन इधर आया है ना, एक की जगह तो आया है, तो या तो हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करो या तो फिर कार्बन को, ऑक्सीजन को बाद में, क्योंकि ऑक्सीजन की संख्या क्या है, ज्यादा। ये तो हमारा कार्बन हो गया 6, कार्बन हो गया 6, ठीक है। और हाइड्रोजन इधर कितना है, 12। दूसरे नंबर पर हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, 12। इधर कितना है, 2, तो 6 दूनी 12। 12 हाइड्रोजन हो गया, कार्बन कितना हो गया, 12। चलो चेक करते हैं ऑक्सीजन कितना हो गया, इधर 6 दूनी 12, 12 6 18। इधर कितना है, 6। अगर यहाँ 6 से गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12, 12 से 18, बैलेंस हो गया ना। ये तो हमारा ऑक्सीजन था, ये था कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या निकल गया जल। इस क्रिया कौन सा क्रिया बोलते हैं, श्वसन। समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत। एक क्रिया और बचा, कौन सा, संचारण। कौन सा क्रिया, संचारण। 11वां नंबर, संचारण। संचारण का मतलब क्या होता है, संचारण का मतलब होता है जैसे कोई लोहा यदि है, यदि उसको किसी नमी वाले स्थान पर रख दें, कहाँ रख दें, नमी वाले स्थान पे। और नमी वाले स्थान पर रखोगे, जाहिर सी बात है नमी का मतलब जल, नमी का मतलब जल। और वहां रखोगे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति रहेगी, तो उसमें जंग लगना हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है, जंग लगना। वो किस रंग का रहता है, हल्का लाल भूरे रंग का, लाल भूरे रंग का रहता है ना। तो वही जो जंग लगना शुरू हो जाता है लोहे में, किसकी वजह से, संचारण नहीं, उसको हम बोलेंगे नमी की वजह से। नमी और किसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से। तो वही अब क्रिया कहलाती है मेरी, संचारण। तो इसकी परिभाषा कैसे बोलेंगे, पहले हम रिएक्शन लिखते हैं तब परिभाषा समझाते हैं। जैसे यहाँ लिख देते हैं Fe मतलब लोहा, और इसके साथ ले लेते हैं ऑक्सीजन रहेगा ही, और ऑक्सीजन रहेगा उसके साथ साथ क्या रहेगा, जल। जल को मतलब H2 करके लिखते हैं। तो ये हमारा बन जाता है Fe2O3 × XH2O। समझ में आएंगे यहाँ, पहले इसको बैलेंस करते हैं। इधर Fe की संख्या इधर 2 हो गई ना, इधर कितना है Fe, 1, तो 2 से गुणा करा ले भैया। इधर देखते हैं ऑक्सीजन इधर कितना होगा, 3। इधर तो मान लो तो पूरा सेम ऐसे, इसको बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। इधर ऑक्सीजन की संख्या 3 है, तो यहाँ 3 बटा अगर 2 कर ले, ये तो बैलेंस हो जाएगा ना। यही है संचारण, यही क्या है, संचारण। यही क्या भैया, संचारण, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड हमारा बन गया हो। तो बोलेंगे जब हम लोहे को किसी आर्द्रता वाले स्थान पर रखते हैं, किसके स्थान पर, आर्द्रता। आर्द्रता मतलब जहां नमी उमी हो, ठीक है।
तो मतलब लोहे से अपक्रिया कर कर उसको संचारित करना शुरू कर देता है। इसी अपक्रिया को क्या बोलते हैं? संचारण। या ऐसे बोल सकते हैं उसमें जंग लगना शुरू हो जाता, हल्के भूरे रंग लाल रंग का जंग लगना शुरू हो जाता, उसी को क्या बोलते हैं? संचारण। समझ में आ नहीं आया? कोई दिक्कत? अब एक एक हेडिंग और बचा जिसका नाम है विकृत गंधिता। क्या नाम है? जैसे जब किसी तेलीय पदार्थ को, तेलीय पदार्थ मतलब होता है जैसे वसा वाला चीज रहे, है कि नहीं? दही हो गया, हमारा घी हो गया, जब इसको लंबे समय तक कहीं रख देते हैं, कहाँ रख देते हैं? बहुत लंबे समय तक रख देते हैं, तो उसमें कुछ गंध होना शुरू हो जाता है, उसी का नाम विकृत गंधिता। समझ में नहीं आया? इस संचारण के बारे में हम लोगों का अगले चैप्टर में है, इसलिए इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बता रहे, क्योंकि उसमें बताया गया है हम लोगों के धातुधा चैप्टर में कि संचारण को कैसे बचाया जाता है। उसमें हम बताए थे कि तुम लोगों को कि इसके लिए बलिदानीकरण है, बेसिमरीकरण है कि नहीं है, टिनीकरण है, उसके लोहे के ऊपर पेंट लगा देना, ग्रीस लगा देना, उसी संचारण को क्या किया जा सकता है? बचाया जाता है। इसमें हमारे इस चैप्टर में, पहले चैप्टर में सिर्फ दिया संचारण क्या है उसके बारे में बताइए, बस उतना ही है, मतलब अर्थात उसका रिएक्शन पूछा, तो संचारण का रिएक्शन यही था। ठीक है, कोई दिक्कत?